नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने गुप्त वंश से संबंधित जो सबसे पहले शासक थे जैसे कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से हमने जाना था कि इन शासकों के शासन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य घटित हुए थे जो कि प्रमुख वाक्य बन गए थे, जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त के बारे में जानेंगे कि इन शासकों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इन्हीं प्रमुख वाक्यों के आधार पर क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। गुप्त वंश, मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, वो ये कि मैं जो केवल जानकारी दे रहा हूं वो केवल अभी शासकों की जानकारी दे रहा हूं। इनके अंतर्गत अभी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या इनके सिक्के या उनकी भाषाएं, उनके बारे में मैंने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में दूंगा, ताकि अगर एक साथ अगर बता दिया जाए तो शायद आपके समझ में नहीं आ पाएगा कि आखिर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। इन गुप्त वंश से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में जो शुरू करते हैं चंद्रगुप्त। ये कौन थे? ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे, या फिर ये समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो इतिहास जो है, प्राचीन समय का जितना भी इतिहास है वो सिक्कों से, अभिलेखों से, स्मारकों से, गुहा चित्रों से या विदेशी यात्रियों के विवरणों से, उनसे हमारे इतिहासकारों ने इसे बनाया है। अभी कोई ऐसा लिखित वाला सिस्टम नहीं था उस समय जिससे हमें यह प्रमाणित हो जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, कौन से समय में हुआ था। केवल अभिलेखों से, सिक्कों से, स्मारकों से, विदेशी यात्रियों के विवरणों से, इतिहासकार विद्वानों के साहित्यों से केवल उनके समय की जानकारी मिलती है और इनके शासन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य घटित हुए थे जो उस समय समाज में या इनके शासन में प्रचलित थे, उनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनका जो शासन का समय है वो 380 ईस्वी से 415 ईस्वी है। अभिलेखों में देखो, वही जो मैंने अभी आपको बताया, अभिलेखों में समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, ठीक है ना। और साहित्य और सिक्कों में ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन कुछ साहित्य और सिक्कों से हमें रामगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। और रामगुप्त के शासन की जानकारी कौन देते हैं? वो इतिहासकार राखलदास बनर्जी रामगुप्त के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि जो रामगुप्त थे वो चंद्रगुप्त जी के बड़े भाई थे। चंद्रगुप्त जी से पहले रामगुप्त जी, इतिहास में यह प्रमाणित है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त जी का शासन था। इन्हीं को अपने शासन से, सिंहासन से हटाकर ये राजा बने थे या शासक बने थे। और चंद्रगुप्त जी का दूसरा नाम देवराज देवगुप्त मिलता है। इसी बीच में वाकाटक अभिलेखों में, वाकाटक साम्राज्य से, वंश से जो कुछ अभिलेख मिले हैं, उनसे हमें, अभिलेखों से इन्हें चंद्रगुप्त का नाम मिलता है और सिक्कों से देवश्री लिखा हुआ है। यह प्रमाण हमें वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हमें छोटे से उदाहरण के तौर पर हमें क्या पता चली,
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके समय के बारे में जानकारी मिल गई, कौन से अभिलेखों में इनको क्या कहा गया था उसके बारे में जानकारी मिल गई, और इनसे पहले कौन से शासक थे रामगुप्त, उनके बारे में जानकारी मिल गई। और इन्हीं से संबंधित पेपरों में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। भाई इनसे अलग अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, घुमा फिराकर इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेहरौली के, देखो मेहरौली के लोह स्तंभ याद करना, मेहरौली का लोह स्तंभ जो कि जंग रहित है। आज तक इस लोह स्तंभ पर, धातु के स्तंभ पर कोई किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगा है। तो इस पे क्या है, नाम लिखा हुआ है चंद्र नाम। चंद्र नाम मेहरौली के लोह स्तंभ पर लिखा हुआ है, इसलिए इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से संबोधित किया जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्तंभ को स्थापित किया था। लेखों में उसने क्या है, लेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि सिंध के वाहलिकों और बंग को हराया था। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंध के वाहलिकों और बंग यानी बंगाल को इन्होंने हराया था। और इनका जो विवाह हुआ था वो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ था। चंद्रगुप्त जी का जो विवाह हुआ था वो नागवंश की राजकुमारी थी जिनका नाम कुबेर नागा था, उनसे हुआ था। और उनसे इनके एक पुत्री भी पैदा हुई थी, उनसे कुबेर नागा से एक पुत्री पैदा हुई थी। और उस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त जी ने किससे किया था, तो वो वाकाटक शासक थे रुद्रसेन द्वितीय। क्या, रुद्रसेन द्वितीय जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया। इसी के बाद में, पुत्री के विवाह के बाद इसी क्षेत्र से जाते समय, चंद्रगुप्त जी ने इसी क्षेत्र से जाते समय शक शासक कौन थे, रुद्र सिंह। और एक क्या थे जिनसे इनकी पुत्री का विवाह हुआ था, वो रुद्रसेन थे, रुद्रसेन द्वितीय थे जिनसे इनकी पुत्री का विवाह हुआ था। और इन्होंने शक शासक रुद्र सिंह, वहां सेन है यह सिंह है, वो भी द्वितीय हैं ये भी द्वितीय हैं, तो रुद्र सिंह द्वितीय को इन्होंने हराया था। कहां, पुत्री की शादी के बाद इसी क्षेत्र से जाते समय इनको हराया था। क्योंकि हिस्ट्री के पेपर में ये पॉइंट बहुत मायने रखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इनके समय ही पूछा जाए। ज्यादातर क्वेश्चन जो इतिहास में पूछे जाते हैं शासकों के समय और शासक ज्यादातर मिलान के लिए दिए जाते हैं। और ये इस तरीके जो क्वेश्चन हैं वो विद्यार्थियों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं कि भाई किससे तो उनकी शादी हुई थी और किसको उन्होंने हराया था। दोनों के नाम बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए थोड़ा गौर करना, ठीक है। उसके बाद में संधि विग्रहिक वीरसेन, इनके जो संधि विग्रहिक वीरसेन थे किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय जी के। उसने क्या है, उनसे जो हमें जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है कि उदयगिरी के एक मंदिर का निर्माण उदयगिरी के एक मंदिर का निर्माण वीरसेन के उदयगिरी गुहालेख में है। चंद्रगुप्त जी ने वीरसेन जी जो उस समय उनके संधि विग्रहिक थे वीरसेन, उन्होंने जानकारी दी है कि उदयगिरी में एक मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त जी ने करवाया। और उदयगिरी के गुहालेख में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया था, शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण और राजनीति,
के ज्ञाता कवि और पाटलिपुत्र का निवासी। पाटलिपुत्र का क्या निवासी, किसको, चंद्रगुप्त जी के बारे में ये शब्द हैं जो कि गुहा लेख में है वीरसेन जी के। ठीक है, शकों को हराने के बाद, अब चंद्रगुप्त जी ने शकों को हराने के बाद में, उनकी विजय के बाद क्या करा था, जब शक हराए थे उन्होंने तो चांदी के सिक्के चलाए थे। क्या, चांदी के सिक्के चलाए थे, और सर्वप्रथम सिक्के चांदी के चलाने वाले जो थे, चांदी के सिक्के चलाने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्होंने ही गुप्त वंश में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गुजरात के शकों को हराकर, किसको, यहां पे याद रखना, चांदी के सिक्के जो इन्होंने चलाए थे वो शकों को हराकर चलाए थे सर्वप्रथम, लेकिन इसके बाद में गुजरात के शक, गुजरात के शकों को हराकर, हराने पर उन्होंने क्या करा था, सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसकी, एक शकों को हराने पर तो चांदी का सिक्के चलाए थे, दूसरी बार गुजरात के शकों को, यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि गुजरात के शकों को हराने पर उन्होंने सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी विजय की पुष्टि, अब उन्होंने क्या वाकई में ही इनको हराया था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इनकी जो जानकारी मिलती है वो सनकनिक महाराज वे अम्रकार्दव नामक सैनिक, क्या, सैनिक के दान पत्र से होती है। भाई, शकों को हराने पर चांदी के सिक्के और गुजरात के शकों को हराने पर जो उपाधि धारण करी वो सकारी और विक्रमादित्य है। लेकिन इसकी पुष्टि करता कौन है कि उन्होंने ये जो विजय प्राप्त करी थी, इसकी जो पुष्टि करने वाले हैं वो हैं कौन कौन से, सनकनिक महाराज और अम्रकार्दव सैनिक के दाम्पत्य से हमें इनकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के मथुरा लेख में क्या है, चंद्रगुप्त के मथुरा लेख से हमें पाशुपत मत की और दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। ये चंद्रगुप्त जी के अभिलेख है मथुरा लेख, उसमें पशुपति मत और दान देने का उल्लेख है। और तालगुंड अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि काकुस्थल वर्मा जो कि कदम वंशीय नरेश की पुत्री का विवाह, देखो ये जानकारी कहां से मिलती है, तालगुंड अभिलेख से। यहां पर ध्यान देना है, काकुस्थल वर्मा कदम वंशीय नरेश की पुत्री का विवाह कुमार गुप्त से हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त जी के उत्तराधिकारी थे। और इसकी जानकारी कहां से, भोज के श्रृंगार प्रकाश और क्षेमेंद्र के औचित्य विचार से ज्ञात होता है। भोज के श्रृंगार प्रकाश से, क्षेमेंद्र के औचित्य विचार से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है, कालिदास को दूत बनाकर। भाई, ये जो जानकारी मिलती है वो तालगुंड अभिलेख से मिलती है, भोज के और क्षेमेंद्र से ज्ञात होती है कि कदम वंशीय नरेश की पुत्री से इन्होंने शादी करी थी, किसकी, कुमारगुप्त की। तो इसके प्रमाण मिलते हैं 3, एक तालगुंड अभिलेख, दूसरा भोज के श्रृंगार प्रकाश और क्षेमेंद्र के औचित्य विचार से। ये तीनों जानकारी इस चीज की देते हैं कि हाँ, कुमारगुप्त से कदम वंश की नरेश की पुत्री का विवाह हुआ था। और कालिदास को दूत बनाकर इन्होंने कुंतल नरेश के पास भेजा था, किसने, चंद्रगुप्त जी ने। उसी समय विदेशी यात्री, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसी समय विदेशी यात्री फाहियान भारत आए थे भ्रमण के लिए, जिन्हें यात्राओं का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां से आए थे, किस प्रकार आए थे,
इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीन मध्य एशिया से होते हुए पेशावर के रास्ते, पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी, पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी भारत आए। और ताम्रलिपि, ताम्रलिपि जो कि पश्चिम बंगाल, जो कि ताम्रलिपि अब तो बांग्लादेश के सीमा पर बांग्लादेश में ही मानूस है, ताम्रलिप्त से श्रीलंका से पूर्वी द्वीपों से होते हुए अब समुद्री मार्ग, देखो यहां पर ये महत्वपूर्ण चीज, स्थल मार्ग से आए थे और समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में चीन लौट गए। ये लगभग 14-15 वर्षों तक भारत में रह के इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण करी और भ्रमण भी किया। इनके जो मुख्य विवरण है वो क्या है, इन्होंने मुख्य विवरण में अपनी मुख्य विवरण यात्रा के दौरान क्या क्या चीजें देखी थी जो महत्वपूर्ण है, कि मध्य देश को ब्राह्मणों का देश, मध्य देश को इन्होंने ब्राह्मणों का देश कहा, और कहा कि चंद्रगुप्त के समय में मृत्युदंड नहीं था। फाइयन ये चीज की जानकारी देते हैं कि मृत्युदंड नहीं था गुप्त वंश में, केवल आर्थिक दंड था, केवल आर्थिक दंड था। और राजद्रोह को 2 बार करने पर, राजद्रोह को 2 बार करने पर दाहिना हाथ काट लेते थे। ये फाइयान की जानकारियां हैं। और जीवित प्राणी की कभी हत्या नहीं करते थे, जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे, और ना ही मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन खाते थे। और इनका जो सेवन करते थे वो कौन करते थे, चंडाल करते थे, जो कि समाज से बहिष्कृत थे और गांव से बाहर रहते थे, एक तरह से अछूत थे। फाइयन पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज का विवरण दिया है। और ये क्या जानकारी देते हैं कि बूचड़खाना और मदिरालय भी नहीं थे। गुप्त शासन के समय बूचड़खाना और मदिरालय भी नहीं थे, और क्रिया विक्रियों में कौड़ियों का प्रयोग होता था। कौड़ियों यानी कौड़ी, दाम, पैसे, पैसों की जो थे, पैसे को उस समय कौड़ियां बोलते थे, कौड़ियों का प्रयोग होता था। और संकिसा श्रीवस्ती में उन्होंने क्या देखा, स्मारक और भिक्षु देखे, स्मारक और भिक्षु देखे, और इन्हें देख के इन्होंने क्या कहा, देवताओं से निर्मित बता दिया। स्मारकों को देखकर, भिक्षुओं को, भवनों को देखकर क्या बोले ये, कि यार ये तो देवताओं से, देवताओं के द्वारा निर्मित है। ये जानकारी कौन देते हैं, फाइयान देते हैं। ये फाइयान के विवरण से महत्वपूर्ण वाक्य हैं। और वो क्या जानकारी देते हैं फाइयान जी, कि नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रीवस्ती, कपिलवस्तु उन्होंने यात्रा की थी। इन जगहों की उन्होंने यात्रा की थी। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि 414 ईस्वी में ये चले गए थे। उनके यात्रा विवरण से संबंधित ये महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिन पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम की, जो कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इनका जो शासन का समय है वो 415 ईस्वी से 454 ईस्वी है। इन्होंने क्या करा था, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और सर्वप्रथम अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख जो मिलते हैं गुप्त वंश से, गुप्त वंश से जो सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं वो कुमारगुप्त जी के ही मिलते हैं। इनके सिक्कों पर म्यूर की आकृति, भाई मेरे प्यारे साथियों, गुप्त वंश के सिक्कों पर जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो गरुड़ था, लेकिन कुमारगुप्त के सिक्कों पर क्या है, म्यूर की आकृति। और इनके दरबारी कवि कौन थे, वत्स भट्टी, वत्स भट्टी इनके दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त जी के हरिसेन, जिन्होंने किसकी रचना करी थी, प्रयाग प्रशस्ति की। और वत्स भट्टी ने किसकी करी है, जो वत्स भट्टी हैं ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी, मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी।
इसकी जो रचना 472 ईस्वी किसमें करी थी? मालव संबंध में, मालव संवत में। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? दसपुर के सूर्य मंदिर का वर्णन, मंदसौर अभिलेख में दसपुर के सूर्य मंदिर का वर्णन और इनके 18 अभिलेख प्राप्त होते हैं। भाई कुमारगुप्त प्रथम के 18 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं और कुमारगुप्त प्रथम का प्रथम अभिलेख जो सबसे पहला अभिलेख है वो विल्सड अभिलेख है। इस पर क्या है? गुप्त संवत। अब देखो अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या हैं, इन्हें थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने की चेष्टा कीजिए कि विल्सड अभिलेख से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? गुप्त संवत 96 बराबर 415 ईस्वी, या फिर आप इसको 415 ईस्वी कह सकते हैं, जो इस पर अंकित है। मिला कहां से है? उत्तर प्रदेश के एटा में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या जानकारी है? गुप्तों की वंशावली, इसमें गुप्तों की वंशावली है। और इसमें क्या है? ध्रुव शर्मा ब्राह्मण, जो कि एक ब्राह्मण थे ध्रुव शर्मा, उसके द्वारा महसेन यानी कार्तिकेय मंदिर और धर्म संघ बनवाया। इस अभिलेख से क्या जानकारी मिल गई कि एक ध्रुव शर्मा जो कि ब्राह्मण था, उसने महसेन कार्तिकेय मंदिर बनवाया और धर्म संघ बनवाया। इसमें और क्या है? इसमें कुमारगुप्त को चारों समुद्रों का विजेता कहा गया है। किसमें? ये विल्सड अभिलेख में जानकारी मिलती है, जो कि महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर हो सकता है पेपरों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मथुरा का लेख, मथुरा का लेख जो है एक मूर्ति पर, जो मथुरा का लेख है यह केवल एक मूर्ति के अधोभाग पर लिखा गया है। किस पर? एक मूर्ति के अधोभाग पर लिखा गया है, जिस पर गुप्त संवत 135 यानी 450 ईस्वी अंकित है, यानी 135 को 4 बराबर 450 ईस्वी अंकित है। और इसमें क्या है? हरिस्वामिनी ने सांची के संघ को, इस अभिलेख से जो जानकारी मिलती है वो हरिस्वामिनी के सांची के संघ को इन्होंने दान दिए जाने का उल्लेख है। और इसके बाद में जो कुमारगुप्त का मिलता है क्या अभिलेख? सांची का अभिलेख। यह अभिलेख क्या है? इसमें क्या है? जो सांची के अभिलेख में प्रमाणित है वो ही मथुरा के लेख में प्रमाणित है। केवल अंतर क्या है? यहाँ 135 450 ईस्वी है, यहां पर 131 450। इन दोनों अभिलेखों में भाई सांची का लेख और मथुरा का लेख बिल्कुल सेम कॉपी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो वो ये, इसमें 135 है, इसमें 131 है। और दूसरा, इसमें संघ को दान में दिया है, सांची के संघ को दान दिया गया है। और सांची के अभिलेख में क्या है? आर्य संघ का नाम है। क्या? आर्य संघ। आर्य संघ को दान दिया गया है। इसमें केवल यही जानकारी है, बाकी सेम है। केवल अंतर इन दो शब्दों का है, यहां पर और वहां पर, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है। उसके बाद में जो अभिलेख है कुमारगुप्त प्रथम का, तो उदयगिरी गुहालेख है। क्या? उदयगिरी गुहालेख। इसमें क्या है? इसमें जो जानकारी मिलती है गुप्त संवत 106 जो है 106 के बराबर 425 ईस्वी, ये 425 ईस्वी का है। इसमें जैन अभिलेख है, यह जैन अभिलेख के नाम से भी मशहूर है। इसमें क्या है? शंकर नामक व्यक्ति ने, इस अभिलेख में जो जानकारी है वो यह है, इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की जानकारी मिलती है।
इसके यह उदयगिरी लेक में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और तुमैन अभिलेख से जो क्या जानकारी है, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। यह जो अभिलेख है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। इसमें गुप्त संवत 116 बराबर 435 ईस्वी का लेख है। और क्या है इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य बताया गया है। इस अभिलेख से जो महत्वपूर्ण घटना है, एक इसका स्थान कि यह कहां से मिला, दूसरा इसमें गुप्त संवत की जानकारी, और तीसरा इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य बताया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके शासन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में हमने जाना, केवल चंद्रगुप्त जी के शासन के अंतर्गत। उसी प्रकार कुमार गुप्त जी के शासन और उनके अभिलेख कौन कौन से थे, जो कि अभिलेखों के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रमुख वाक्य घटित हुए थे जो कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त जी के शासन से संबंधित और अभिलेखों के अंदर कौन कौन से ऐसे वाक्य घटित थे जिन पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, उनकी जानकारी आपको मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिछली वीडियो को देखने के लिए आप उस पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।